नमस्कार दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में इस पूरी बुक का रिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कर लिया। आज इस लेक्चर के अंदर पूरी बुक का हम रिवीजन कर देंगे, जितना भी पार्ट बचा है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आएंगे अब, क्योंकि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये क्लास आपको पूरा देखना है, क्योंकि पूरे महत्वपूर्ण जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं सारे आज के इस लेक्चर के अंदर आएंगे, और उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसे क्या कहेंगे? अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आपको इसका मानक रूप पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले इसका मानक रूप, तो जो अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण है, इसका मानक रूप होगा dny अपॉन dxn। उसके बाद प्लस p1 यानी पावर घटती जाएगी, dn-1 dxn-1 y प्लस p2 dn-2 अपॉन dxn-2 y प्लस ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में pn बराबर q। ये जो इसका रूप है, ऐसा जो रूप है, ये क्या होगा? अचर गुणांक वाला जो समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, उसका मानक रूप। और इसमें जो आपके p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये क्या होंगे? अचर। और यहां पर जो q है, q अचर भी हो सकता है, लेकिन x का फलन भी होगा, x का फलन। अब देखो इसके हल के बारे में बात करते हैं। एक मिनट आप रुक जाओ, वो मार्कर शायद थोड़ा फीका हो गया है। एक मिनट। तो देखिए ये इसका क्या हो गया? मानक रूप हो गया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके हल के बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार निकलेगा। और हमने इसका हल पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है इसका हल। y बराबर आपको CF और PI ज्ञात करने होते हैं, है ना। y बराबर CF प्लस PI, जहां पर CF होता है पूरक फलन, PI होता है विशेष समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो इसके हल के बारे में बात करते हैं। जो अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण है, यानी इसका मानक रूप ये था dny अपॉन dxn प्लस p1 प्लस का p1 dn-1 अपॉन dxn-1 प्लस p2 dn-2 dxn-2 y डॉट 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 pn बराबर q। ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या इसका मानक रूप। अब इसके हल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपका अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2-3 बनने की संभावना है। इन 7 क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन इससे ही आ जाते हैं, और आप इजी तरीके से कर भी पाओगे। कैसे? अब देखो हल होता है y बराबर, यानी टोटल हल आएगा। एक तो आपको CF निकालना है, एक आपको PI। तो CF क्या होता है? पूरक फलन। और PI क्या होता है? विशेष समाकल। ठीक है। अब देखो PI कब निकलेगा? PI तभी निकलेगा जब यहां पर आपको Q की वैल्यू दे रखी है, लेकिन Q बराबर 0। अगर आपको Q बराबर 0 दे रखा है तो केवल मात्र जो y है वो आपको CF निकालना है। y बराबर केवल मात्र CF निकालोगे। CF, अब देखो CF कैसे निकलेगा? CF कैसे निकालोगे आपको, ये देखिए पहले ही हम बता चुके हैं। अगर आपके पास CF आप निकाल रहे हैं, आपको अम की वैल्यूज निकालनी है। इसे आप अम के रूप में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दोगे, आपको बहुत सारी ऐसी इक्वेशन भी मिलेगी, जैसे d² प्लस 2d और आपको दे दें माइनस का 3d। इस रूप में आपको इक्वेशन मिल गई y माइनस का 3, सॉरी।
माइनस का 3, y बराबर 0। अब यहां से आप CF इसका निकाल सकते हैं। कैसे? आपको मैंने बताया कि d बराबर आपको m रखना है, d बराबर m रखोगे तो m² प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0। अब देखो क्या इसके टुकड़े हो रहे हैं? टुकड़े हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो आपको डायरेक्ट क्या लगाना है? श्रीधराचार्य सूत्र, प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस √4 माइनस 4ac माइनस का 4ac, तो यहां पर 4 तिये 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया 12, ये नीचे आएगा 2a, तो 2 माइनस का 2 प्लस माइनस 12 और 4 16 बाहर आएगा 4, ठीक है, और ये 2, तो यहां पर क्या बच गया? माइनस का 1 प्लस माइनस का 2। ये आपके पास अम की वैल्यू आ गई। अम की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, क्योंकि देखो d स्क्वायर है तो 2 आ गई। एक वैल्यू आ गई अम की -1 प्लस लेंगे तो आप यहां पर 2 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपकी अम की वैल्यू प्लस का 1, और अगर आप इसका माइनस लेंगे तो अम की वैल्यू आ गई -3। अब देखो ये वैल्यू आई है, अम की वैल्यू पर ही CF निकलेगा, अम की वैल्यू पर ही डिपेंडेबल है। तो अगर वैल्यू अलग अलग आए, अब देखो अम की वैल्यू दोनों अलग अलग है, एक 1 है और एक 3 है, तो इसका जो CF है वो निकलेगा e की पावर के रूप में। देखो कैसे? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस का 3x। यहां पर e की पावर में m की वैल्यू आएगी 1 है तो 1x हो गया, और यहां पर माइनस का 3x हो गया। ये तो आपने कर लिया। उसके बाद ये तो होगी m की वैल्यू अगर अलग अलग आए, भिन्न भिन्न और वास्तविक वैल्यू आए। लेकिन उसके बाद दूसरा, ऐसे ही आपको m की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास देखो, अगर पहला है m के मान भिन्न भिन्न व वास्तविक आए, तो जो CF होगा वो क्या होगा? CF बराबर अभी हमने निकाला C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, और ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि C3 भी आ सकता है, किसी में d³ हो, d4 आ सकता है, जो भी है उस हिसाब से ये आगे बढ़ता जाएगा। नंबर 1 कंडीशन है ये। नंबर 2 है अगर m के मान समान हो, जैसे आपके पास m1 m की वैल्यू आ जाए, देखिए m1 आ गई 2 और m2 भी 2 आ गया। अगर दो वैल्यू समान है, कम से कम समान लीजिए m1 बराबर m2 बराबर m, यानी दो वैल्यू समान है, और बाकी जो वैल्यू है क्यूब के हैं तो m3 और आगे ऐसे वैल्यू आपके पास आती जाएगी m3 m4 m5 आगे तक। तो इसका जो CF है वो क्या होगा? तो CF हम देखिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं। तो जो सेम है, सेम यानी ये दो सेम है, तो इसमें क्या लिखोगे? C1 प्लस का C2, दो वैल्यू समान है तो एक बार x, अगर एक और होती तो प्लस का C3 x², एक और होती प्लस का C4 x², और इसके ब्रैकेट के अंदर e की पावर क्या है? 2x, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वैल्यू समान हो, दो वैल्यू अगर समान है तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करोगे। अब देखो आगे, अगर आपके पास वैल्यू आ जाए आयोटा, काल्पनिक वैल्यू सम्मिश्र संख्या के रूप में आपके पास आए, यदि लिख सकते हैं जब सहायक समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रूप में आए, तो देखो सम्मिश्र संख्या यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देखो दो वैल्यू आ गई। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है CF, तो जो वास्तविक पार्ट है उसे e की पावर ax के रूप में, यानी अल्फा x, अल्फा बाहर आ जाएगा, और अंदर C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन x है। कैसे बनते हैं ये हमने पहले ही आपको समझा दिया था। अगर इनमें भी वैल्यू समान हो, यानी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दो वैल्यू ऐसी आ जाए एक जैसी, तो इसका क्या करोगे? तो CF आपके पास आएगा e की पावर अल्फा x, अंदर C1 प्लस C2 x और कोस बीटा x प्लस ऐसे ही e अल्फा x, C3 प्लस C4 x साइन बीटा x। ये आपके पास हो गया CF, पूरक फलन ज्ञात करना। ये कब हल होगा? केवल मात्र पूरक फलन हल होगा जब आपके पास q बराबर 0 हो। लेकिन जहां q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 ना आए, q की वैल्यू कुछ ना कुछ आए, तो वो कैसी कैसी वैल्यू आएगी और कैसा कैसा सॉल्यूशन होगा, सुनिएगा। अब देखो ये तो हो गया CF। अब q बराबर 0 न आए तो किस रूप में आपको समीकरण मिल सकती है?
तो सबसे पहले फिर q बराबर 0 नहीं है तो आपको पी आई निकालना है। तो पी आई आप कैसे निकालोगे, पी आई बराबर सबसे पहला जो पूरा फंक्शन था डी के रूप में उसे आप q के नीचे ले जाओगे, एफ डी अपॉन क्यू। अब डिपेंड करता है कि q की वैल्यू क्या आएगी, q की वैल्यू क्या है। तो नंबर एक, यदि q की वैल्यू नंबर एक, q की वैल्यू यदि e की पावर ax के रूप में हो, यहां e की पावर ax के रूप में है, तो आपको क्या रखना है, जो ये d है, ये d है, वहां पर ये जो a, d बराबर a आपको पुट करना है। d बराबर आप क्या करोगे, d बराबर आपको a रखना है। कब कहां रखना है, जहां पर एफ डी बराबर एफ ए रखोगे, और कहां पर, यदि एफ ए बराबर नॉट जीरो, अगर डी बराबर ए रखने पर यदि जीरो बन रहा है तो आपका दूसरा सोल्यूशन होगा, लेकिन जीरो नहीं बन रहा तो वहां पर आप एफ डी बराबर एफ ए रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ गया। लेकिन यदि एफ ए बराबर जीरो हो, एफ ए बराबर जीरो हो आपने रखा, और आपके पास मान लीजिए ऐसा एफ डी माइनस ए, अब देखो यहां पर आप ए रखोगे, e की पावर ax, ये a रखोगे तो जीरो बन गया, तो जीरो बन गया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने याद कराया था, क्या होगा, x की पावर r। कौन सी है ये पावर r, ये है इस पूरे फंक्शन की कितनी पावर है, कितनी पावर है r, और इसके नीचे r फैक्टोरियल, क्या r है और r फैक्टोरियल, और डायरेक्ट e की पावर ax, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, इस पर मैंने बड़ी जबरदस्त मेहनत की है आपके लिए फॉर्मूले याद कराने के लिए। अब क्विक रिवीजन में भी आपको मैं मेहनत कर रहा हूं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, याद ही रखने हैं, मतलब रखने ही हैं, ठीक है। फॉर्मूला फटाफट लिखना चाहता है वो लिखो, बाकी नोट्स इसके आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया q बराबर, अगर आपके पास ये वैल्यू हो, अगर q बराबर e की पावर ax है तो ये सॉल्यूशन होगा, इस तरह करना है। लेकिन q बराबर अगर आपके पास साइन ax cos ax है तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, ये बड़ा ही लाभदायक होगा दोस्तों। ये पूरा जो मैं रिवीजन कर रहा हूं आपके लिए, ये पूरा आपके लिए लाभदायक होगा, और आपको जो टेस्ट होगा उसमें भी आपके लिए बेनिफिट हो। साइन ax और cos ax हो, q बराबर साइन ax और cos ax हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए पी आई निकालोगे तो आप करोगे साइन ax मान लीजिए, और नीचे है एफ डी, तो यहां क्या रखना है, देखो यहां क्या रखना है, एफ डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, यहां कोई फंक्शन है पूरा डी का तो डी स्क्वायर भी होगी, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करो जो ए एंगल है, और यहां पर माइनस ए स्क्वायर लगाना है, न कि माइनस, पहले ए स्क्वायर करो उसके बाद माइनस उसका चिन्ह लेना है। जैसे यहां पर साइन 2x हो तो 2 की स्क्वायर करो 4, और फिर -4 डी स्क्वायर की जगह रखना है, डी स्क्वायर की जगह -4 रखना है, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ये भी कहां पर रखना है, जहां पर एफ डी स्क्वायर बराबर एफ ए स्क्वायर रखोगे, माइनस का एफ ए स्क्वायर होगा, और यहां पर कहां पर है, जब एफ माइनस ए स्क्वायर बराबर नॉट जीरो, जहां पर जीरो न बने, जीरो बन गया तो यहां ये रूल नहीं लागू होगा, जीरो बन गया तो कौन सा रूल होगा वो देखो। अगर आपके पास ऐसा आ जाए साइन ax, नीचे एफ डी प्लस का डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है, अब देखो यहां पर माइनस ए स्क्वायर को जीरो बन गया, तो यहां पर फिर ये नहीं लगेगा, तो यहां कौन सा लगेगा, देखो आपको फॉर्मूला लगाना है, माइनस ए की पावर एन, एक्स की पावर एन, नीचे आएगा 2a की पावर एन, एन फैक्टोरियल साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूले मैंने पहले भी उस क्लास के अंदर भी अच्छे से याद करवाए थे, अब भी याद करने हैं, ठीक है। यहां पर तो है साइन एक्स, अगर कोस ए एक्स हो, कोस ए एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोस ए एक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोस एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, -1 यही x की पावर n, नीचे 2a की पावर n, n फैक्टोरियल कोस ए एक्स प्लस का n पाई बाई 2, ये आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन आएंगे, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो यहां पर आपने e की पावर ax वाला भी पढ़ लिया, कोस ax भी पढ़ लिया। अब अगर आपके पास q बराबर क्या आएगा, x की पावर n, तो क्या करोगे, यानी q बराबर आपके पास आ गया x की पावर n, यानी पी आई क्या निकलेगा,
क्यू अपॉन क्यू एक्स की पावर n है एफ डी। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, जो ये d है इसे आप इस रूप में कन्वर्ट करोगे अदर फंक्शन में, यानी d को आप x की पावर n 1 प्लस के रूप में, 1 प्लस के रूप में आगे वाला फंक्शन मान लीजिए, जो भी प्लस माइनस जो भी बने फाइ d के रूप में। अब ऐसा फंक्शन बन गया, यानी इसकी पावर कुछ भी हो, n हो, 2 हो, 3 हो, तो ये ऐसा फंक्शन बन गया। अब ये किस रूप में हो गया, आप इसे हल कर सकते हैं 1 प्लस आपके पास x की पावर कुछ n है, तो उसे आप द्विपद प्रमेय से प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसा बन गया, तो ऊपर ले जाकर इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार कर दो, प्रमेय से प्रसार, द्विपद प्रमेय से प्रसार करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा इसमें करना है, तो इसको फटाफट लिखो, द्विपद प्रमेय से प्रसार इसका करना है, और इसे 1 प्लस के रूप में, 1 प्लस माइनस फाइ डी के रूप में फंक्शन बनाना है। तो फटाफट इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अगर ये तो हो गया, अब आपके पास फंक्शन आ जाए नंबर 4 पर, Q बराबर आपको दे दे e की पावर a x डॉट v, और v क्या है, x का फलन, v क्या है, x का फलन। इस रूप में अगर आपको दे दे तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो देखो कुछ नहीं है, पी निकालोगे, e की पावर a x डॉट v एफ डी। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले d प्लस a, जो भी d स्क्वायर के रूप में है तो उसके अंदर आपको प्लस a करना है, d प्लस a। तो देखो e की पावर ax बाहर आ गया, और नीचे एफ डी प्लस a और आपका v, और फिर वो फॉर्मूला लगा देना। अगर साइन ax है यहाँ पर तो साइन वाले सूत्र से हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। तो ये e की पावर x को फिर नहीं छेड़ना, बस ऐसा इतना करने के बाद यहाँ पर जो आपको देर का है v, चाहे साइन एक्स दे x दे, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, अगर आपको दे दे q बराबर x डॉट v, यहां पर तो e की पावर x, यहां पर दे दे x डॉट v, तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, x के साथ फंक्शन दे दिया, यहां पर मान लीजिए साइन x दे दिया, तो कैसे करोगे, x डॉट साइन x। ध्यान रखें x केवल मात्र x है, ये x डॉट साइन x केवल मात्र ये x है, न कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो होता है तो आगे एक और नया फॉर्मूला होगा। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तेज होगी, 1 मिनट दोस्तों। अब ठीक है, अब सही है। देखो x डॉट v हो तो आपको फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले x माइनस 1 अपॉन एफ डी, और एफ डैश डी इसका अवकलन, और बाहर 1 अपॉन एफ डी और v, जो v था ये आपका फॉर्मूला था। और ये मैंने इससे कहा था बार बार रट लो, इसको काम आएगा, ये बार बार इसको याद करो, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए फॉर्मूला। क्या था, x माइनस 1 अपॉन एफ डी और इंटू में एफ डैश डी, और इसके होल में 1 अपॉन एफ डी और v, ये आपका फॉर्मूला। तो ये हो गया दोस्तों, जो आपके अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण थे उसको सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अचर गुणांक में ही, यहां पर तो मैंने अभी बताया ना कि x डॉट v, अगर आपको x स्क्वायर v ऐसे कुछ फंक्शन मिल जाए तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। देखो आगे समघात रेखिक अवकल समीकरण आएगा, तो ऐसे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसे। समघात समघात रेखिक अवकल समीकरण में, तो यानी ऐसा कुछ आपको मिले एक्स एन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन। देखो यहां पर पावर है, जितनी बार अवकलन हुआ है उतना ही एक्स की पावर बचेगी, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई। इस रूप में आपको मिले तो कैसे सोल्व करोगे, प्लस ए टू एक्स एन माइनस 2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2, और ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस डॉट डॉट ए एन बराबर आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी क्यू जो आपने माना था एक्स का फलन बराबर क्यू एक्स का फलन है ये, ठीक है।
ऐसी जो इक्वेशन होगी वो समघात होगी। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके अंदर आपको मानना पड़ेगा। इस टोटल पार्ट को आप मान सकते हैं x बराबर e की पावर z के रूप में मान सकते हैं, या फिर देखिए x बराबर आपको कोई और फंक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर लो। x बराबर आपने e की पावर z मान लिया तो आपके पास z बराबर आ गया log x। z बराबर देखो यहां से e की पावर z आप डायरेक्ट लोगे तो log x आ गया। तो यहां से आपको जो वैल्यूज हैं क्या क्या रखनी है, देखो यहां से ध्यान से कि x dy अपॉन dx जहां पर है वहां रखोगे dy। देखिए ये मैंने पूरा प्रूफ करके भी दिखाया है, लेकिन यहां पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आप रखोगे d इंटू डी माइनस 1y, और x क्यूब की जगह x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह d इंटू डी माइनस का 1 डी माइनस का 2y। और ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे आप x की पावर n लोगे d की पावर n y डी एक्स n, तो ये आगे d माइनस 1 d माइनस 2 ऐसे ऐसे ये भी आगे 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 बढ़ता जाएगा और आप इसका सोल्व कर सकते हैं। तो ये है अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में जितने भी आपके फॉर्मूलेज बनते हैं सारे आपको मैंने लिखवा दिए। अब देखो इसके बाद आता है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, इसको लिखो फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या बना दोस्तों, द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। देखो इसका जो मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, यानी दो बार अवकलन होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर आर। ठीक है, और ये पी क्यू आर क्या है, फलन होंगे, x के फलन होंगे, यानी y में है तो x के फलन होंगे। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, मानक रूप हो गया द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा होता है। अब देखो इसके हल के बारे में हम बात करते हैं। इसका हल सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर आपके पास 0 हो, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें आपको y बराबर यूवी लेकर एक अन्य चर लेकर उसमें dy अपॉन dx आपकी वैल्यू निकालोगे, फिर ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करोगे तो आपका समीकरण अच्छे से सोल्व हो जाएगा। रेखिक घात अवकल समीकरण में डी वी अपॉन dx को p मानोगे, डी स्क्वायर वी अपॉन है उसको dp बाई dx, तो ये एक घात में कन्वर्ट हो गया तो उसे आप चाहे रेखिक अवकल समीकरण हो चाहे समघात तो उसमें आप कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसे सोल्व कर पाओगे। तो ऐसा करना है। अब देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो आपके पास y बराबर क्या होगा, देखो e की पावर x के रूप में, प्लस का है तो e की पावर x। यदि यह 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 है तो y बराबर होगा, माइनस है तो y बराबर e की पावर माइनस x। यदि यह आपका कन्वर्ट हो जाए m स्क्वायर प्लस का पी m प्लस क्यू बराबर 0, तो यानी m है तो यहां पर तो y होगा आपका y बराबर e की पावर mx। यदि यह आपका p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, p प्लस क्यू एक्स ये क्वेश्चन आया वो भी है तो y बराबर डायरेक्ट x। यदि यह आपका समीकरण 2 प्लस का 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, देखो x स्क्वायर है तो y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, यदि यह इक्वेशन आपका कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। यदि यह m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इस रूप में कन्वर्ट हो जाए तो जो y है वो होगा x की पावर m के रूप में सॉल्यूशन। और यहां पर आप देखो कैसे मानोगे, देखो यहां पर आया है y बराबर आपको मानना है
यहां पर ऐसा बना तो x की पावर m डॉट v ऐसे मानोगे। अब यहां से अवकलन करोगे dy अपॉन dx का, तो यहां से dv अपॉन dx भी आएगा, तो dv अपॉन dx को p मानोगे, और d स्क्वायर v अपॉन dx दोबारा अवकलन करोगे तो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर बनेगा, उसे आप dp बाई dx मानोगे। तो ये dp बाई dx में एक प्रथम कोटि में अवकल समीकरण आपको कन्वर्ट हो गया, और प्रथम कोटि का सॉल्यूशन आपको अच्छे से आता है, कैसे आप सोल्व करते हो सारे तरीके रेखिक अवकल समीकरण चरों का पृथक्करण जिस मेथड से भी हो वो आप सोल्व करोगे। और इसमें क्लासेस भी मैंने ली हैं, ये तो रिवीजन कर रहे हैं, क्लासेस भी आपको पता होगी कितने अच्छे तरीके से हमने ली थी। अब देखो इसी के अंदर प्रथम अवकलज को हटाकर, यानी जो आपके पास dy अपॉन dx है उसको हटाना है, प्रथम अवकलज को हटाकर हल करना है। तो देखिए ये किस रूप में होगा, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर में डायरेक्ट आपको याद रखना है आई वी बराबर एस। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर आर, इस रूप में होता है ना। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसके लिए u निकालना पड़ेगा, क्योंकि हल आपको पता है y बराबर uv, जहां पर u वही था x की आपने y बराबर x निकाला, तो यहां पर u निकालना है। और यहां u कैसे निकलेगा, u निकलेगा e की पावर -1/2, ये फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से कहा था याद रखने हैं, p dx u निकला। अब यहां से इस समीकरण में ये वैल्यूज रखनी है, तो i क्या होता है, i का फॉर्मूला q माइनस का 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई dx, ये आई हो गया। और आपके पास क्या निकाला है s, s क्या होगा, ऐसे ही r इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन p dx, ये s होगी। ये सारी वैल्यूज आप देखो i की निकालोगे s की निकालोगे, ये सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, उससे आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जो द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण है। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि वाले पढ़ लिए, उसके बाद हम बात करते हैं सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत रेखिक अवकल समीकरण, और इसी के साथ ये हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। युगपत रेखिक अवकल समीकरण क्या है, युगपत या इसे ये हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़े थे उसमें ये हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या, युगपत रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। देखो इसका जो फॉर्मेट है युगपत रेखिक अवकल समीकरण, यानी पहले तो आपको मिले थे दो आश्रित चर इसके अंदर मिलेंगे, दो आश्रित चर किसी एक स्वतंत्र चर होगा उसके सापेक्ष में आपको अवकलन करना है। जैसे आपको मिल जाए f1 dx प्लस का f2 dy बराबर ft t के रूप में, यहां दूसरा f2 d दूसरी समीकरण प्लस f2 d, ठीक है, यहां पर g मान लीजिए g2 dy और gt। अब देखो जितने भी इसके अंदर आश्रित चर है, इसके अंदर दो है x और y, तो इसने ही समीकरण बनेंगे, दो समीकरण हैं। और इनको हल कैसे करोगे, जो आपने 10th क्लास में विलोपन विधियां पढ़ी थी, विलोपन विधि से आप इसे हल करोगे, विलोपन विधि द्वारा डायरेक्ट समीकरण बनेंगे आपके पास, उससे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालोगे। ये तो हो गया। अब उसके बाद आपके कुछ रूल आएंगे इसके अंदर सोल्व करने के अलग अलग रूप में। अगर आपको इस रूप में समीकरण मिल जाए dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q dz अपॉन r, इस रूप में अगर ये मानक रूप में, इस मानक रूप में समीकरण मिले, तो इसको सोल्व करने के लिए आपके तीन रूल हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड और ये है रूल थर्ड, तीनों रूल के बारे में बात करते हैं एक साथ। रूल फर्स्ट कहता है, क्या कहता है रे रूल फर्स्ट, कि यहां पर समीकरण दे रखे हैं तो इसमें कोई दो खंड आप लोगे तो या तो कोई अन्य चर है इसके अंदर, मान लो x y है, इसके साथ में इन दोनों में आपको z दिखाई दे रहा है, या तो इसके अंदर z हो ही ना, यानी x और y हो डायरेक्ट, तो आप प्रथम दो खंडों से हल कर सकते हैं। लेकिन z है तो वो निरस्त होना चाहिए इन दोनों की सहायता से, किसी दो की सहायता से। अगर तीसरा चर निरस्त हो रहा है तो ये आप पहला रूल लगाओगे, डायरेक्ट यहां पर आप चरों का पृथक्करण कर दोगे इसमें,
प्रथम 2 लेकर, या फिर आप द्वितीय और तृतीय लेकर डायरेक्ट समाकलन करोगे और 2 इक्वेशन आएगी, दोनों स्वतंत्र इक्वेशन होने चाहिए, स्वतंत्र है तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये कहता है पहला रूल। रूल सेकंड कहता है कि रूल फर्स्ट से एक वैल्यू तो आ जाए, रूल फर्स्ट से एक रिजल्ट तो आ जाए, लेकिन दूसरा रिजल्ट ना निकले, तो इसके लिए रूल सेकंड मेरा काम लो भाई। तो रूल सेकंड का हम काम लेंगे, तो जो आपने रूल फर्स्ट से वैल्यू निकाली है एक्स की, एक्स बराबर कुछ आएगा या वाई बराबर जो भी कुछ आए, तो वो वैल्यू का प्रयोग करके, यानी आप अन्य 2 खंडों लेंगे, वहां पर कोई एक बीच में आपके दिक्कत डालेगा, वो कटेगा नहीं, तो उसकी जगह आप वो वैल्यू रख दोगे। यानी अब y और z है, तो यहाँ पर कोई x की वैल्यू आ जाए, तो x तो समाकलन थोड़ी ना होगा, dz ही नहीं है या dx भी नहीं है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। रूल थर्ड कहता है कि गुणक ले लो, गुणांक ले लो, यानी जिसमें आपको सहायता मिले, सभी को जोड़ रहे हो तो जो कटने से सहायता मिले, यानी x से गुणा कर सभी नीचे वाले 0 हो रहे हैं, तो आप वैसा ले लो, गुणक ले लो, तो इससे अगर आप सोल्व इजी तरीके से कर पाओगे। तो ये है पूरी बुक का हमने रिवीजन कर दिया, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा, ऐसा भी एक भी सिंगल पॉइंट नहीं है जिसे हमने रिपीट नहीं किया है। लगभग हमें देखिए 1 घंटा हो गया, यानी पिछली क्लास की आधे घंटे की और ये भी आधे घंटे की, तो 1 घंटे के अंदर पूरी बुक रिवीजन कर दी। पूरे 14 नंबर का काम आप कर पाओगे अगर आपने ये क्लासेस अटेंड की है, तो ठीक है। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अब आगे जो होगा, एक आपका टेस्ट करवाने वाला हूं, उसके बाद नई बुक हम स्टार्ट करेंगे। जो भी है वो हमने आपसे पूछ लिया, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो वो बुक हम स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आई है, ये रिवीजन पसंद आया है। शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे उपयोगी चीजें हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।